हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में, हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम एक नई इकाई के रूप में, एक नई अध्ययन सामग्री के रूप में एक नए अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं और उनका समाधान। अब सबसे पहली बात यह आती है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। कौन कौन से दो शब्दों से? परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। परि का अर्थ होता है बाहरी और आवरण का अर्थ होता है चारों तरफ फैला हुआ आवरण। तो हमारे संपूर्ण जीव जगत के चारों तरफ जो आवरण फैला हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण। अब इसे परिभाषा के रूप में अपन देखें तो हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आवरण फैला हुआ है, उसे कहा जाता है पर्यावरण। या हम सिंपल भाषा में इसको परिभाषित करें, भी हमने पढ़ लिया कि पर्यावरण का अर्थ परि प्लस आवरण होता है, यानी बाहरी चारों तरफ का आवरण होता है। तो हम साधारण भाषा में यूं कह सकते हैं कि जीव जैसी परिस्थितियों में और जैसे वातावरण में जीवन यापन करता है, वही उसका पर्यावरण होता है। जीव जिन परिस्थितियों में और जिन वातावरण में जीवन व्यतीत करता है, वही उसका पर्यावरण होता है। तो यह है पर्यावरण की परिभाषा। अब हमारा अध्याय है पर्यावरणीय समस्याएं और उनका समाधान। बड़ा ही चिंताजनक और विचार करने योग्य बिंदु है कि पर्यावरणीय समस्या। अब हमने बात की कि मानव है वो पर्यावरण से घिरा हुआ है, अर्थात संपूर्ण जैव मंडल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण प्रभावित करता है। तो मानव को पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने की आवश्यकता थी, यानी पर्यावरणीय सामंजस्य के साथ मानव को अपनी विकास यात्रा प्रारंभ करनी थी। परंतु मानव ने क्या किया? पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के स्थान पर क्या किया? विजय प्राप्त कर ली पर्यावरण पर, और पर्यावरण पर विजय प्राप्त करके विकास यात्रा में आगे बढ़ने लगा। अत्यधिक नगरीकरण करने लगा, अत्यधिक औद्योगिकरण करने लगा, और अत्यधिक औद्योगिकरण, नगरीकरण का परिणाम यह रहा कि पर्यावरणीय समस्याएं मानव के समक्ष उपस्थित हो गई, जिससे मानव ही नहीं, संपूर्ण जीव जगत, सारी वनस्पतियां, सारे जीव जंतु, संपूर्ण जीव जगत का जीवन है वो खतरे में पड़ गया। तो मानव के द्वारा प्रस्तुत की गई जो समस्याएं हैं, जैसे भोजन श्रृंखला पर अत्यधिक दबाव, मौसम तंत्र का विफल होना, मौसम तंत्र में आंशिक रूप से परिवर्तन आना, फसल चक्र में परिवर्तन आना, पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, तो अनेकों प्रकार की समस्याएं पर्यावरण में उत्पन्न हो गई। इन सारी समस्याओं में से मात्र 4 समस्याएं हमारे सिलेबस में है, हमारी पाठ्य पुस्तक में है। कौन कौन सी? पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण और ग्रीन हाउस प्रभाव। पर्यावरण की अनेकों समस्याओं में से, या यूं कहें मानव द्वारा निर्मित समस्याओं में से मात्र 4 समस्याएं हमारे पाठ्य पुस्तक में है, हमारे सिलेबस में है। पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत क्षरण और ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, और उससे भी पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमने बात कर ली पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो प्रदूषण आखिर होता क्या है? किस बीमारी का नाम प्रदूषण है? तो हम देखते हैं प्रदूषण का अर्थ। देखिए, प्रदूषण शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पोल्यूशन से बना है, या यूं कहें अंग्रेजी भाषा के पोल्यूशन शब्द का हिंदी अनुवाद है प्रदूषण। और ये पोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूटस से बना है,
और पॉल्यूटस का अर्थ होता है दूषित करने वाला, या यूं कहें अवांछित कारक, अवांछित तत्व उत्पन्न करने वाला, दूषित करने वाला या अवांछित तत्व उत्पन्न करने वाला। देखिए ईपी ओडम ने इसकी बहुत ही सुंदर सी परिभाषा दी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। वायु, जल एवं मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहा जाता है। यानी ऐसे तत्व जो भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में होने वाला ऐसा अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के साथ ही संपूर्ण परिवेश, संपूर्ण जीव जगत के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषण। तो समझ पाए होंगे आप प्रदूषण। अब हम बात करते हैं कि प्रदूषण जिसकी वजह से अवांछित तत्व पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं, जो संपूर्ण जीव जगत के लिए हानिकारक होते हैं। ईपी ओडम ने बहुत ही सरल सी परिभाषा दी है। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं में पहली समस्या पर्यावरण। हमने यहां बात की कि अवांछित परिवर्तन, और अवांछित परिवर्तन को उत्पन्न करने वाली जो चीज है उसको कहा जाता है प्रदूषक। यूं कहें सीधी भाषा में, प्रदूषण को उत्पन्न करने वाली जो चीज है, उत्पन्न करने वाला जो कारक है, उसे कहा जाता है प्रदूषक। क्या कहा जाता है? प्रदूषक। अब प्रदूषक की जैसी प्रकृति होगी वैसा ही प्रदूषण होगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, कि जैसी प्रदूषक की प्रकृति होगी उसी प्रकार का प्रदूषण होगा। किस प्रकार से? अनेक प्रकार के प्रदूषण है, हमारी पाठ्य पुस्तक में भी 10-11 नाम दिए हुए हैं कि यदि प्रदूषक की प्रकृति भूमि से जुड़ी हुई है, भूमि प्रदूषण, जल से जुड़ी हुई है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण जो थर्मल पावर वगैरह से होता है, सागरीय प्रदूषण, उद्योगों से होने वाला औद्योगिक प्रदूषण, घरेलू अपशिष्टों से होने वाला घरेलू अपशिष्ट प्रदूषण, वाहनों से होने वाला परिवहनीय प्रदूषण, अन्य औद्योगिक अपशिष्टों से, कचरे से होने वाला अपशिष्टीय प्रदूषण। तो अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, और इन अनेक प्रकार के प्रदूषणों में से पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत हम मात्र 4 प्रदूषणों का ही अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन से? देखिए, भूमि प्रदूषण, इसे हम मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। इन 4 प्रदूषणों का ही अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहले पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत पहला प्रदूषण हम लोग ले रहे हैं वायु प्रदूषण। पहले प्रदूषण के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं वायु प्रदूषण का। तो अब समझिए कि वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायुमंडल और वायुमंडल में रहने वाला जीव, एक होता है वायुमंडल, एक होता है स्थलमंडल, एक होता है जलमंडल। और इन सब में जहां जीवन संभव होता है, जहां जीव जगत निवास करता है, उसे कहा जाता है जैव मंडल। तो जैव मंडल के लिए, या यूं कहें जीव जगत के लिए हानि पहुंचाने वाले अवांछित तत्व जो वायु में उपस्थित हैं, उन्हें कहा जाता है वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक। अब देखिए, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में जो अवांछित प्रदूषक तत्व शामिल होंगे, जिनसे वायु प्रदूषण होगा, वो किस प्रकार से होगा, या यूं कहें वायुमंडल किसे कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल इन
5 चीजों का योग है। कैसे? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08, 78.08% मात्रा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.94, जिसको 21% भी कह दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.03%, 0.03%। ऑर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93%। उसके अतिरिक्त अन्य 0.02%। इनका कुल टोटल करेंगे तो पूरा होगा 100। अब इस 100% में प्रत्येक गैस का एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित मात्रा है। यदि इस निश्चित मात्रा में कमी होगी या वृद्धि होगी, या यूं कहें इनका संतुलन यदि गड़बड़ाता है, यदि संतुलन में परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन का नाम ही है वायुमंडलीय या वायु प्रदूषण। समझ पा रहे हैं? वायुमंडल के इन सभी कारकों में, सभी तत्वों में इनकी निश्चित मात्रा में यदि परिवर्तन आता है, वो कम या ज्यादा होती है, तो उसे कहा जाता है वायुमंडलीय प्रदूषण या वायु प्रदूषण। अब देखिए वायु प्रदूषण समझ पाए होंगे आप, वायुमंडल में इनकी मात्रा और वायु प्रदूषण होता क्या है। अब देखिए वायु प्रदूषण को स्रोत के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है, या यूं कहें वायु प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। देखिए कौन कौन से? स्रोतों के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषण और अप्राकृतिक वायु प्रदूषण। प्राकृतिक वायु प्रदूषण और अप्राकृतिक वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के स्रोत के आधार पर 2 भाग हैं। अब ऐसे कारक, ऐसे अवांछित तत्व जो प्रकृति प्रदत्त हैं, उसे हम कहेंगे प्राकृतिक वायु प्रदूषण, और ऐसे जो मानव प्रदत्त हैं उन्हें हम कहेंगे अप्राकृतिक वायु प्रदूषण। समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए प्राकृतिक प्रदूषण में कौन कौन से कारक हैं? जैसे ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला धुआं, राख, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, दावानल, जंगल में लगने वाली आग, उससे निकलने वाला अत्यधिक धुआं। तो इन सभी कारणों से जो प्रकृति प्रदत्त है, इनसे यदि प्रदूषण होता है तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रदूषण। चाहे वो ज्वालामुखी उद्गार से हो, दावानल से हो, पर्वतों के झड़ने से हो, और धूल भरी आंधियों से हो, तूफानों से हो, किसी भी प्राकृतिक कारक से यदि प्रदूषण होता है तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक प्रदूषण। और यदि मानवीय कारणों से, जिसमें मानव ने अत्यधिक औद्योगिकरण किया, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, मानव ने अत्यधिक परिवहन का विकास किया, परिवहन वाहनों से निकलने वाला धुआं, मानव ने अत्यधिक रसायनों का उपयोग किया, तो रसायनों के उपयोग के कारण, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण, तो मानव निर्मित सभी कारकों से यदि प्रदूषण फैलता है तो वो है अप्राकृतिक वायु प्रदूषण। तो समझ पाए होंगे आप। अब देखते हैं वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव। हमने बात की कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक किसी भी कारक से यदि वायुमंडलीय इस स्थिति में यदि परिवर्तन उत्पन्न होता है, या यूं कहें वायुमंडल में अवांछित तत्वों की उपस्थिति होती है जो संपूर्ण जीव जगत के लिए नुकसानदायक होती है, हानिकारक होती है, तो उसे हमने कहा वायु प्रदूषण। उसके 2 प्रकार भी हमने बताए। अब देखते हैं इस वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं, कि ये जीव जगत के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। तो देखिए पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण मानव धीमी गति से धीरे 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 इस अकल्पनीय जहर को निगलता जा रहा है, और वो धीमा जहर मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण मानव अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त हो रहा है।
मानव की जो जीवन शैली है, जीवन जीने का स्तर है, वो इससे प्रभावित हो रहा है। अगला देखिए, वनस्पति, जीव जंतु एवं कीटों के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव। मानव ने प्रकृति का अधिकाधिक दोहन किया, वायु प्रदूषित हुई, उस प्रदूषित वायु से अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के सूक्ष्म कीट, जिनकी पर्यावरण में आवश्यकता है, जिनका पर्यावरण में जीवन यापन होता है, उन सभी का अस्तित्व खतरे में है। वायु प्रदूषण, या यूं कहें वायु प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और कीटों के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इनकी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। तो बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। अगला देखिए, जलवायु एवं वायुमंडलीय दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जलवायु और वायुमंडलीय दशाएं हैं, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसल चक्र बाधित हो रहा है, मौसम तंत्र बाधित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे वो टूट रही है, छेद बड़ा होता जा रहा है, जिसके कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्रीन हाउस प्रभाव बन रहा है। मौसम में परिवर्तन आ रहा है, मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण से जलवायु, वायुमंडलीय दशाएं, इन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगला देखिए, महानगरों, नगरों पर कोहरे के गुंबद बन जाते हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण, अत्यधिक परिवहन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण से, वाहनों से निकलने वाले धुएं से जो महानगर हैं, उनके ऊपर चारों तरफ धुएं का गुब्बार बन जाता है, धुएं का गुंबद बन जाता है। अभी हमने अपन भारत की बात करें तो हर वर्ष दिल्ली जो महानगर है, हमारे देश की राजधानी है, उस पर धुएं का गुब्बार बन जाता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीनों में। तो उस समय वहां स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती हैं, कार्यालय हैं उनकी छुट्टियां करनी पड़ती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो महानगर हैं उनमें वायु प्रदूषण के कारण जो महानगर, जो आबादी क्षेत्र हैं, उन पर धुएं का गुब्बार, धुएं का गुंबद बन जाता है, जो जीव जगत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया वायु प्रदूषण का और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों का। चूंकि हमारी जो अध्ययन सामग्री है, अध्ययन विषय है पर्यावरणीय समस्याओं के साथ उसका समाधान, तो हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के समाधान के क्या क्या प्रयास किए गए हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की या वायु प्रदूषण के समाधान की। तो वायु प्रदूषण के समाधान हेतु क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, देखते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु द्विआयामी नीति का पालन करना होगा। दो तरफा द्विआयामी नीति का पालन करना होगा। अब देखिए ये द्विआयामी नीति क्या है। देखिए, एक तो आज तक जो प्रदूषण हो चुका उसे नियंत्रित करना, आज तक जो प्रदूषण हो चुका उसे नियंत्रण में लाना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना, और इन फ्यूचर भविष्य में अधिकाधिक प्रयास करना वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। जो पहले प्रदूषण कर चुके उसे नियंत्रण में लाना और आगे प्रदूषण को कम करना, आगे भी नियंत्रण बनाए रखना। तो इस प्रकार से द्विआयामी नीति का यदि हम लोग पालन करें तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आगे देखते हैं बिंदुवार। प्रदूषण रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए।
क्यों? क्योंकि मानव के अधिकाधिक वृक्षों को काटने के कारण ही तो वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। तो उस समस्या का नियंत्रण करने के लिए अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाए। जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 33% भाग पर यदि वृक्ष हो तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और मानव समुदाय को सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके अतिरिक्त सरकारें हैं, सबके द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए कि क्षेत्रफल के 33% भाग पर वृक्ष हो ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। आगे देखते हैं, आबादी क्षेत्र के समीप हरित पेटी का विकास किया जाए। जो गांव है, नगर है, उनके चारों तरफ हरित पेटी का मतलब हरी भरी पेटी विकसित की जाए। किसकी? वृक्षों की। जो आबादी क्षेत्र हैं, गांव हैं, ढाणियां हैं, महानगर हैं, नगर हैं, उनके चारों तरफ वृक्ष लगाकर हरित पेटी विकसित की जाए ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। अगला देखिए, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। वाहन है, उनका उपयोग कम से कम किया जाए। कम से कम जहां तक आवश्यक ना हो हम वाहनों का, परिवहन वाहनों का उपयोग ना करें ताकि उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे प्रदूषण कम से कम हो। उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, इनके स्थान पर सौर ऊर्जा, बैटरी चालित ऊर्जा एक नए विकल्प के रूप में हम लोग इस्तेमाल करें। दूसरा, विद्युत इंजन रेलवे में, जो रेलवे परिवहन है उसमें जो कोयले या डीजल पेट्रोल का जो इंजन काम में लिया जाता है उसके स्थान पर विद्युतीकरण करके विद्युत इंजन का उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार से जो परिवहन साधनों से होने वाला प्रदूषण है उसके स्थान पर नए विकल्प तलाश कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिए, निधूम चूल्हों का उपयोग किया जाए। जो घरेलू भोजन पकाने के लिए ईंधन जलाया जाता है उस ईंधन के स्थान पर निधूम, बिना धुएं के चूल्हों को इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रदूषण कम से कम हो, वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। आगे देखिए, ईंट भट्टों, बर्तन बनाने और पकाने जैसे उद्योगों को शहर से, आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किया जाए। ईंटों को पकाने के लिए जो ईंट भट्टे हैं, बर्तन बनाकर बर्तनों को पकाने के लिए जो बर्तनों की भट्टियां हैं, उनको आबादी क्षेत्र से कहीं दूर स्थापित किया जाए ताकि उनसे होने वाले वायु प्रदूषण का कुप्रभाव मानव पर ना पड़े। आगे देखिए, उद्योगों में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए। जो वर्तमान में आधुनिक जगत में जो नवीन तकनीक हैं जिनमें वायु प्रदूषण या प्रदूषण को नियंत्रित करने का जो सिस्टम लगाया गया है उसका उपयोग किया जाए। जो प्राचीन मशीनें हैं उनकी बजाय आज की मशीनें पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लक्ष्य के आधार पर बनाई गई हैं, तो उस नवीन तकनीक का उपयोग किया जाए तथा औद्योगिक इकाइयों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए ताकि उनसे कम से कम वायु प्रदूषण हो और उस वायु प्रदूषण का कुप्रभाव जीव जगत पर, मानव जगत पर कम से कम हो। तो इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राजकीय प्रयास भी हैं जो सरकारों के स्तर पर, हमारी भारत की केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा किए गए हैं, उन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। तो राजकीय प्रयासों में पहला है 24 जून 2016 को प्रस्तावित राष्ट्रीय वन नीति। 24 जून 2016 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय वन नीति बनाई जिसके अंतर्गत हरित कर लगाया जाए। एक हरित कर लगाया जाए और उस कर से जो आय होती है उस आय से जंगलों को हरा भरा किया जाए, उससे अधिकाधिक वृक्षारोपण किए जाए। जो हमने यहां बात की थी कि आबादी भूमि के चारों तरफ हरित पेटिका लगाई जाए, वृक्षों की कतार लगाई जाए, तो वो किससे विकसित हो? इस हरित कर से अधिकाधिक हम वनों को विकसित करें ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित रख सके।
आगे देखिए, हरित राजमार्ग नीति 2015। केंद्र सरकार ने 2015 में एक नीति बनाई जो हरित राजमार्ग नीति थी, क्योंकि हमने बात की कि जो परिवहन साधन है उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है। अब उस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम लोग परिवहन साधनों को तो बंद नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार ने एक हरित राजमार्ग नीति बनाई कि जो राजमार्ग हैं, जो दो तरफा राजमार्ग है, उनके बीच में हरी पेटी, वृक्षों की हरी भरी पेटी बना दी जाए, उनके दोनों तरफ अधिकाधिक वृक्ष लगाकर एक हरित पेटी बना दी जाए, ताकि वृक्षों से वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसके प्रदूषण को अधिकाधिक मात्रा में नियंत्रित किया जा सके। तो बहुत ही सार्थक प्रयास है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन फ्यूचर बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, ऐसी हम आशा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूरे देश में जो पेट्रोल है उसकी ग्रेड को नवीन कर दिया या उसे बढ़ा दिया, या यूं कहें पेट्रोल की जो क्वालिटी थी, जो कम क्वालिटी का जो पेट्रोल था उससे प्रदूषण अधिक हो रहा था, तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा उच्च कर दिया गया। तो पहले जो BS3, पहले जो पेट्रोल की क्वालिटी काम में ली जाती थी वो थी BS3। इस BS3 के स्थान पर 1 अप्रैल 2017 से BS4 ग्रेड का पेट्रोल वाहनों में काम में लिया जाने लगा, 1 अप्रैल 2017 से। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से BS4 के स्थान पर BS5 ग्रेड का पेट्रोल ईंधन वाहनों में काम में लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से राजकीय प्रयास हैं जिनके माध्यम से भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वायु प्रदूषण पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो इसका गहनता से अध्ययन कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली क्लास, वीडियो क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।